हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे, ठीक है। दृष्टि या करंट अफेयर्स का या सहकारिता मंत्रालय तक कर लिए थे। अब उसके आगे करते हैं जल्दी से। मैं प्ले लिस्ट को अपडेट करता जा रहा हूँ, वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। वहाँ पे पार्ट वाइज पार्ट पड़ा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण है, ये सर्वे देख लेते हैं जल्दी से क्या है इसमें। एक सर्वे आपने पिछले वीडियो में रैंकिंग से संबंधित पढ़ा था, ठीक है, याद आ रहा है, जिसमें IIT मद्रास वगैरह और कैटेगरी वाइज हम लोगों ने पढ़ा था। IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए IISc बेंगलोर। तो ये वाला सर्वेक्षण जो है उससे अलग है, ठीक है। ये हायर एजुकेशन में यहाँ पे एनरोलमेंट करना हुआ है देश के अंदर, ठीक है। यहाँ पे टीचर और बच्चों का रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे इस सर्वे में। स्कूल कैसे हैं, वहाँ का फाइनेंस कैसा है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, यहाँ पे शिक्षक छात्र नामांकन, वहाँ का रिजल्ट कैसा है, शिक्षा, फाइनेंस, इंफ्रा वगैरह, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों को एकत्रित करके या इकट्ठा करके सर्वे बनाया गया है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मार्क करके रखा हूँ, ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। यदि कूट में ऑप्शंस बनाया तो उसमें ये पूछ सकता है कि पिछली बार की तुलना में इस बार नामांकन में वृद्धि हुई है, फिर कटौती हुई है। तो ये बस थोड़ा सा याद रखना है आपको कि वृद्धि हुई है। ऑब्वियसली वृद्धि होगी, साल दर साल बच्चे बढ़ रहे हैं तो वृद्धि तो होगी ना। एक साल में कितने लगभग 2 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं पॉपुलेशन। 10 साल में डिकेटल जो ग्रोथ होती है उसमें आप देखते हैं 18 से 20 करोड़ 10 साल के अंदर पूरी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ठीक है। तो 1 साल का निकालेंगे तो लगभग 2 करोड़ तो बढ़ ही रहे हैं ना, मोटा मोटा, है ना। तो 2 करोड़ जब बढ़ रहे हैं तो एनरोलमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इफेक्ट तो हम लोग कॉमन सेंस से भी मार सकते हैं। यदि कोर्ट में आया क्वेश्चन, कोर्टिंग में क्वेश्चन आया, ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि दिखा रहा है, ये एनरोलमेंट का वृद्धि है, ठीक है। टोटल एनरोलमेंट में मतलब एडमिशन हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, लेकिन ये एनरोलमेंट इंक्रीमेंट जो है वो 3% है, ठीक है। आपने देखा वृद्धि हुई है, अच्छी बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको देख लेना कि नामांकन या एनरोलमेंट हुआ सबसे ज़्यादा कहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश मार्क करके चलना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है एनरोलमेंट में, एडमिशन में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है। इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं, यूपी को आपको याद रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ यूपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ये सीक्वेंस बना दिया हूँ, ठीक। और ये ध्यान रखना, ये हायर एजुकेशन का एनरोलमेंट है, ठीक है, ये प्राइमरी शिक्षा वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे हायर एजुकेशन का सर्वे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा कि एनरोलमेंट यूपी में ज़्यादा हुआ है। दूसरा पॉइंट पढ़ना है कि सबसे ज़्यादा संस्थाएं कहाँ पे हैं हायर एजुकेशन को लेके। यहाँ पे स्कूल बोलना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ या फिर कॉलेजेस वगैरह सबसे ज़्यादा, ये भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इसको भी याद रखना है। संस्थानों की संख्या उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश। यदि उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं रहा तो फिर महाराष्ट्र रहेगा, तो फिर महाराष्ट्र लगा देना, ठीक है। तो यूपी की फर्स्ट पोजीशन है इंस्टीट्यूशन में, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन में, और महाराष्ट्र की सेकंड पोजीशन है, ठीक है। बस दो याद रखें, यही बहुत है। उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार दे रहा हूँ, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, ये >1 है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलना। यदि जेंडर पैरिटी इंडेक्स >1 रहता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, गर्ल्स की यहाँ पर संख्या ज़्यादा है बॉयज़ से, ठीक है। अगर ये कोडिंग में क्वेश्चन आया तो 100% है यहाँ पे कि ये पॉइंट जरूर डालेगा वो, और उसको <1 करके दिखाएगा। फिर या फिर ये भी लिख सकता है कि लड़कों की संख्या ज़्यादा है लड़कियों की अपेक्षा, तो वो भी सही लगेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली जेंडर पैरिटी इंडेक्स >1 रहता है ना, लड़कियों की संख्या कम रहती है एडमिशन में, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है बॉयज़ से। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है छात्र शिक्षक अनुपात, यहाँ पे 26 है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर मन करे तो याद कर लेना। इसका मतलब है कि 26 बच्चों पे, 26 स्टूडेंट पे एक टीचर है, ठीक। बस इसमें इतनी बातें याद रखनी है और इसमें कुछ नहीं है। और ये शिक्षा से रिलेटेड है सर्वे, तो ये कौन सा मिनिस्ट्री काम करेगा इसमें, ऑब्वियसली शिक्षा मंत्रालय काम करेगा, ठीक है, MHRD। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। इस सर्वे में हम लोगों ने GER पढ़ा, ठीक है, यानी यहाँ पे एनरोलमेंट रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात क्या है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या है, 3 चीज़ें पढ़ी, ठीक है। GER के बारे में आपने पढ़ा है कि इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 3% का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, यानी एडमिशन में 3% का इंक्रीमेंट हुआ हायर एजुकेशन में, ठीक है, हायर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। एनरोलमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, यूपी में हुआ है, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, ऑब्वियसली यूपी में, इसके बाद फिर महाराष्ट्र में। टीचर और बच्चों का रेशियो कितना है, 26 पे 1 टीचर है, ठीक है, 26 लड़कों पे स्टूडेंट पे यहाँ पे 1 टीचर है, ठीक है। और जेंडर पैरिटी इंडेक्स यानी लैंगिक समानता अनुपात यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में कितना है, >1 1.01, ठीक है। तो ये अच्छा पॉइंट है, इतना इसमें था। चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए, CEO वाटर मैंडेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें है क्या एक्चुअली, ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है, इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में वो शामिल हो पाते हैं जो वाटर मैनेजमेंट में अच्छा काम करते हैं, ठीक है, जल प्रबंधन को लेके बहुत सारी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं, तो वो इस मैंडेट में शामिल हो जाते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। और यहाँ पे ऐड कौन हुआ है, शामिल कौन हुआ है, किसने सबसे अच्छा काम किया वाटर मैनेजमेंट को लेकर, बस वो एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको NTPC याद रखना है, ठीक है। NTPC लिमिटेड ने यहाँ पे जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई। इसका मतलब क्या है, ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट लिस्ट है किसकी, यहाँ पे कंपनियों की एक लिस्ट है जो जल प्रबंधन को लेकर बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें NTPC भी अब शामिल हो गई है, ठीक। एक पॉइंट ये है। अब चूंकि वाटर का मैंडेट है, ठीक है, तो याद रखने की कोई खास जरूरत है नहीं, वाटर से याद आ जाएगा कि वाटर को लेकर यहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है। अब सोच रहे होंगे कि NTPC का वाटर से क्या मतलब है। NTPC क्या है, थर्मल पावर प्लांट NTPC के तमाम चल रहे हैं देश के अंदर, ठीक है। और थर्मल पावर प्लांट रन कैसे करते हैं आपको पता है, उसके बगल में पॉन्ड बना रहता है, एक तालाब बना रहता है, उस तालाब का बहुत बड़ा रोल होता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे वो समझ रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक कूलिंग टावर बना रहा हूँ। आपने देखे होंगे बड़े बड़े यहाँ पे चिमनी के आकार, चिमनी तो बहुत पतली होती है। आपने अगर थर्मल पावर प्लांट गए होंगे कभी विजिट करने या घूमने, तो यहाँ पे आपको कूलिंग टावर मिलेगा, एक कूलिंग टावर,
इसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वही पानी सप्लाई होता है यहाँ पे तालाबों से। तो थर्मल पावर प्लांट के बगल में या तो कोई नदी होगी या बहुत बड़ा तालाब होगा, किसी भी आप थर्मल प्लांट के पास देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वाटर का ही अपना मैनेजमेंट करते हैं एनटीपीसी, ठीक है। तो उसी के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है मैंडेट के लिए। और इसके बाद उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे ये कोई बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं बस वही करा रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी जो आपको पढ़ना है मैं पीडीएफ पर डाल दूंगा। वैसे यहाँ पे सेपरेट नहीं पूछने वाला कि एनटीपीसी ने कितना यहाँ पे टारगेट रखा है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को लेकर। नवीकरणीय समझ रहे होंगे, रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसको यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो एनटीपीसी का खुद का ये टारगेट है, हम 60 गीगावाट जनरेट करेंगे, ठीक है, 2032 तक। तो सेपरेट पूछने के बहुत कम चांस है। सेपरेट का मतलब सिर्फ एनटीपीसी का नहीं पूछेगा, ओवरऑल इंडिया का पूछेगा। अगर पूछेगा तो वो लोग हम लोग ऊर्जा सेक्शन में कर लेंगे आगे। वैसे आप लोगों को पता होगा ग्लोबल इंडिया लेवल पे रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है वो कितना है, बताएंगे कितना गीगावाट है? चलिए कमेंट करके बताना। ये देखिए भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है। और ये भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। बहुत बेकार क्वेश्चन होगा यदि वीपीपीसीएस ही मेगावाट क्षमता पूछेगा, यानी वो ऊपर कठिन हो जाएगा, याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। कुछ ठिकाना नहीं होता है वीपीपीसीएस का। फिर भी मैं यही कहूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको गुजरात में कच्छ का रण याद रखना है, कच्छ के रण में सौर पार्क की स्थापना यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो कच्छ का रण याद रखना, और इसको एनटीपीसी ही बना रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़िए यहाँ पे, देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी एनटीपीसी बना रही है। और ये क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, और ये कहाँ पे बन रही है, ये लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनटीपीसी ने विशाखापट्टनम में, यहाँ पे देखिए पहले प्लांट का नाम जानिए, सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र। इसके बगल में क्या लिखा, कि जलाशय। अभी मैंने बताया था कि किसी भी आप थर्मल पावर प्लांट के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पे पॉन्ड मिलेगा, ठीक है, जलाशय मिलेगा। तो वो इसी जलाशय की बात कर रहे हैं, इसी जलाशय के वाटर मैनेजमेंट की वजह से एनटीपीसी को वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया गया है, ठीक है, वाटर मैंडेट के लिए। और इस तालाब के ऊपर ही करके आ रहे हैं, इस तालाब के ऊपर पूरा सोलर प्लांट इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। और वो पानी में रहेगा तो फ्लोटिंग बोल देते हैं, तो वो तैरता हुआ हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बना कौन रहा है, एनटीपीसी बना रहा है। कहाँ पे बन रहा है, ये विशाखापट्टनम में बना है, इसके बगल में सिमहाद्री ताप विद्युत संयंत्र के पॉन्ड के ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल होगा। पॉन्ड के ऊपर क्या, पॉन्ड में ही ये इंस्टॉल होगा। इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा जल्दी से रिवाइज कीजिए। सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे बन रहा है, भारत का रन ऑफ कच्छ में बन रहा है। कौन बना रहा है, एनटीपीसी बना रहा है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हरित यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोजेक्ट है, परिवहन मोबिलिटी जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बन रहा है, ये लद्दाख में बन रहा है, ठीक है। इसको भी हैंडल कौन कर रहा है, एनटीपीसी कर रहा है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट सबसे बड़ा इंडिया का कहाँ पे बन रहा है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में कहाँ पे, सिमहाद्री पावर प्लांट का जो पॉन्ड है, जलाशय है, उसके ऊपर तैरता हुआ सोलर प्लांट बनेगा, ठीक है। इतना सा था इसमें। आगे आइए, थर्ड, तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड। अभी आपने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए पढ़ा था ना, एसडीजी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपने एसडीजी इंडेक्स देखे थे, और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो थे, याद आ रहा, सिक्किम का एक जो जिला था पूर्वी सिक्किम, उसने सबसे अच्छा काम किया था। मणिपुर ने भी बहुत अच्छा काम किया था, सॉरी मिजोरम ने, और सबसे बेकार काम किया था नागालैंड के एक जिले ने, ठीक है। तो वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एसडीजी थे। ये ओवरऑल इंडिया के लिए एसडीजी का यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, कि किस स्टेट ने कैसा काम किया एसडीजी को लेकर। एसडीजी के बारे में आप लोग जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, टोटल 17 हैं, टोटल 17 हैं, ठीक है। इसके सब गोल्स कितने हैं, 169 है, और इसको अचीव करने का जो टारगेट है वो 2030 है, ठीक है। 2030 तक ही अचीव करना है, किसको, पूरे संसार को, यानी दुनिया की सभी सरकारों को, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम सभी पब्लिक का भी रहेगा, ठीक है। चूंकि ये इंडिया का एसडीजी का प्रोग्रेस रिपोर्ट है तो यहाँ पे देखिए एसडीजी इंडिया लिखा है, ठीक है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, ठीक, यानी ओवरऑल हम लोग एसडीजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा देश काम कर रहा है इसलिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स लिखा है। ऐसे बाकी देश भी कर रहे होंगे तो वहाँ पे एसडीजी, वहाँ पे कुछ भी जो भी कंट्री कर रही है उसका नाम आ जाएगा, जिस तरह से भी वो अपना नॉमेनक्लेचर कर रहे होंगे। फिर यही रिपोर्ट हम लोग आगे बढ़ाएंगे और फिर दुनिया के सामने बोलेंगे कि हाँ हमने अचीव कर लिए हैं। तो इंडिया में कौन बना रहा है रिपोर्ट, नीति आयोग, ठीक है। ये तृतीय का मतलब समझ रहे हैं ना, ये 3.0 है, ठीक है, 3.0। आजकल तो ये ट्रेंड चल रहा है ना, 2.0, 3.0, 4.0। आइए जल्दी से देखते हैं किसने कैसा काम किया। ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स बन रहा है इसमें टारगेट 16 रखे गए हैं, ठीक है। 17 है ना एसडीजी, तो 17 को काउंट नहीं किया है इन्होंने, आधार नहीं बनाया, 16 एसडीजी को आधार बनाया। और आपने नॉर्थ ईस्ट रीजन का जब एसडीजी पढ़ा था तो उसमें कितने एसडीजी को आधार बना के वो इंडेक्स बनाया गया था, याद आ रहा, 15, ठीक है। 2 नहीं उन्होंने ऐड किए थे, यानी 14, गोल नंबर 14 और गोल नंबर 17 को आधार नहीं बनाया था। नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो एसडीजी बने वो 15 एसडीजी को आधार बना के बनाया गया है, और ये जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स बन रहा है वो 16 एसडीजी को बना के आधार बना के बन रहा है, ठीक है। एक पता नहीं कौन सा यहाँ पर रिजेक्ट किया है इन्होंने, यहाँ पर लिखा नहीं है और मुझे भी नहीं पता। अगर आप लोगों के पास समय हो तो नेट पर देख लेना, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि किसने काम कैसा किया है, ठीक है। तो आपको केरल याद रखना है, केरल का एसडीजी इंडेक्स जो है वो सबसे सुपर है, तो केरल फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये दोनों ही सेकंड रैंक पे हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से। और सबसे बेकार स्थान किसका रहेगा, ऑब्वियसली आपके माइंड में क्या आएगा, बिहार आएगा, ठीक है। तो एसडीजी में सबसे बेकार काम जो है वो बिहार का रहा है। यहाँ पे टेबल बनी हुई, जल्दी से देख लीजिए। एसडीजी इंडेक्स भारत का जो है सबसे अच्छा काम केरल करा। ये सब याद नहीं किया जाता, ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है आपको, बस 2 से 3 याद रखना है बस। पहला केरल है,
दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। केरल ऑप्शन में नहीं देगा यूपीपीसीएस, केरल ऑप्शन में नहीं रहेगा। बाकी 4 ऑप्शन रहेंगे, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, कुछ भी दे देगा, केरल को नहीं देगा। फिर आपको बताना पड़ेगा, तब आपको हिमाचल प्रदेश याद होना चाहिए कि एसडीजी सबसे अच्छा किसका रहा, हिमाचल प्रदेश का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बेकार काम अंतिम 5 जो है, अंतिम 5 नहीं याद रखना है, उनको बस 2-3 देखना है। सबसे बेकार काम बिहार का है, ठीक है। 28 स्टेट है और सबसे 28वां रैंक इसका है, ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 22 नंबर दिख रहा है, 22 नंबर पे कौन बैठे हैं, यूपी। यूपी की रैंकिंग कितनी है, 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेटली याद रखना है। उत्तर प्रदेश का रैंकिंग 22 है। इसका मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम नहीं किया। चलिए हम लोगों ने स्टेट में देखा, स्टेट में सबसे अच्छा काम केरल करा, हिमाचल प्रदेश करा, ठीक है। उसके बाद सबसे बेकार काम बिहार करा। यूपी का रैंकिंग देख लिया हम लोगों ने, 22 है एसडीजी इंडिया इंडेक्स में। अब यूटी में देख लीजिए थोड़ा, यूनियन टेरिटरीज में सबसे बढ़िया काम चंडीगढ़ का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके बाद फिर दिल्ली है, ठीक है। और यूटी में सबसे बेकार काम पूछे तो यूटीज़ कितनी है टोटल, 8 ही तो हैं, 8 ही हैं। मतलब ये मर्ज हो गई ना, दादरा नगर हवेली और दमन दीप। अब ये 2 नहीं, अब 1 ही है, ठीक है। और सबसे बेकार काम यूटी में एसडीजी को लेकर किसका रहा, दादरा नगर हवेली और दमन दीप का, ठीक। तो यहाँ पे 4 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 4 हम लोगों ने पढ़ लिए। ये क्वेश्चन सेपरेट नहीं पूछेगा यहाँ से। राज्यों का जो प्रदर्शन आकांक्षी, अच्छा प्रदर्शन, परफॉर्मर, ये फ्रंट रनर दिख रहा है, इसमें तो कोई भरा पड़ा है नाम, ये सब नहीं पूछेगा। लेकिन कूट में पूछेगा ये क्वेश्चन, कोडिंग में पूछेगा, और उसमें एक स्टेट का नाम लिख के बोल देगा कि ये इस वाले इंडेक्स में आकांक्षी या फिर एस्पिरेंट जिले में शामिल किया गया। और यहाँ पे क्या लिखा, कोई नहीं। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शामिल किया गया किसी स्टेट को ऑप्शन बना के। तो आपको याद रखना है कि एस्पिरेंट में कोई भी नहीं सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। आकांक्षी में कोई भी नहीं है। और कोडिंग में अगर पूछेगा कि केरल ने सारे लक्ष्य जो हैं एसडीजी के वो अचीव कर लिए हैं, और यहाँ पे क्या लिखा, कोई नहीं, तब भी यहाँ पे आपको गलत कर देना, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो आपको ये 2 फैक्ट याद रखना है, आकांक्षी कोई नहीं है और किसी ने भी पूरा लक्ष्य प्राप्त भी नहीं कर पाया अभी। जैसे ऐसे पूछ लेगा ना कि इस बार के एसडीजी इंडेक्स में केरल को अचीवर के फॉर्म में यहाँ पे सेलेक्ट किया गया, तो गलत कर देना। तो ये स्टेट का था, आपने स्टेट का प्रदर्शन देखा। आप यूटी में भी देख सकते हैं, यूटी में भी कोई एस्पिरेंट आकांक्षी नहीं है और लक्ष्य प्राप्त करता कोई नहीं है, ठीक। ये सब नहीं याद रखना है, पूछेगा नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक माइंड में रखना है कि कोई आकांक्षी और अचीवर नहीं रहा। चलिए आगे करते हैं। न्यू डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश, इसमें क्या है, जल्दी से रिवाइज कीजिए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 3.0 में हम लोगों ने क्या पढ़ा, एसडीजी इंडिया को बना कौन रहा है, नीति आयोग, ठीक है। ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे एसडीजी लक्ष्य हैं कितने, टोटल 17 है। सब गोल्स 169, टारगेट अचीव करने का टारगेट कब है, पूरी दुनिया के सामने 2030 तक का, ठीक है। अब एसडीजी इंडिया पे आ जाइए। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जो बनाया वो 16 एसडीजी को लेकर बनाया, ठीक है। 17 को लेकर नहीं बनाया, जो यहाँ पे 17 लिखा है, ठीक। सबसे अच्छा परफॉर्मर, सबसे अच्छा काम किसने किया एसडीजी को लेकर, केरल ने किया है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश ने, उसके बाद तमिलनाडु ने। सबसे बेकार काम किसका रहा, बिहार का, उसके बाद झारखंड का, उसके बाद फिर असम का। असम को मार्क कर लीजिए, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, असम को भी मार्क कर लीजिए। मान लो पूछ लेगा कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बेकार एसडीजी इंडिया इंडेक्स किसका बेकार रहा, तब असम लगा देना, ठीक है। यहाँ पे नागालैंड को मत लगा देना। जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो एसडीजी बना है, उसमें हम लोग पढ़े हैं ना कि नागालैंड के जिले ने बहुत बेकार परफॉर्म किया है। लेकिन ये एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स के हिसाब से असम ने बेकार काम किया है, ठीक। अगर इस इंडेक्स के हिसाब से पूछे नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसका नाम पूरा क्या लिखा था, नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी, ये लिखा था ना, ये था पूरा इंडेक्स का नाम जो नॉर्थ ईस्ट वाला हम लोग पढ़ते। उसमें नागालैंड ने बहुत बेकार काम किया। एक्चुअली वो स्टेट के हिसाब से नहीं था, वो डिस्ट्रिक्ट का वो एसडीजी था, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया यदि सबसे बेकार पूछेगा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, तो आपको असम लगा देना है। और इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा, आकांक्षी कोई भी नहीं है, ना तो यूटी है कोई, ना ही स्टेट है। अचीवर में कोई है, कोई भी नहीं है, ना तो यूटी में है ना ही स्टेट में है, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे आ जाइए। नए डिजिटल मीडिया दिशा निर्देश, यहाँ पे क्या है, न्यू डिजिटल मीडिया में देखो डायरेक्शन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा डायरेक्शन है वो देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो इस एक्ट को याद रख लेना, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का है, ये यहाँ पे ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये अभी हाल ही में न्यूज़ में था, लागू किया गया 25 मई 2021 को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये एक्ट तो 2000 से है। लेकिन यहाँ पे जो नया दिशा निर्देश ऐड किया गया, आपको धारा को याद रखना, ठीक है। धारा 87, इस धारा 87 में एक्चुअली है क्या, आप लोग सोशल मीडिया पे देख ही रहे होंगे कि नेगेटिव न्यूज़ें फैलाई जाती हैं, अपमानजनक न्यूज़ें फैलाई जाती हैं, बल्गर भी होती हैं, ठीक है, अश्लील भी होती हैं, वो यौन शोषण से संबंधित हो सकती हैं, या फिर किसी की प्राइवेसी भंग करने वाली चीज़ें हो सकती हैं। तमाम तरीके की गलत चीज़ें भी चल रही हैं। आपने साइबर बुलिंग का नाम सुना होगा। साइबर बुलिंग ये क्या होता है, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ठीक है। आपकी कोई फोटो फेसबुक से लोग निकाल लेते हैं, या फिर किसी भी सोशल मीडिया से आपकी फोटो निकाल लेते हैं और फिर उसको गलत जगह उस इमेज को लगा के आपको ब्लैकमेल करते हैं। इसको साइबर बुलिंग करते हैं, ठीक है। साइबर बुलिंग पे करंट अफेयर्स पढ़े थे हम लोग। बांग्लादेश का एक बंदा था, उसने बहुत अच्छा काम किया था और उसको शायद वो चाइल्ड वाला प्राइज़ भी मिला था, है ना, याद आ रहा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली, वो ऑप्शन देख के आप लोगों को याद आ जाएगा। तो ये सब वही चीज़ है, ठीक है, साइबर बुलिंग। तो इन सब चीज़ों की प्रावधान जो है ना, वो इस एक्ट में, इस धारा के अंतर्गत लिखे हुए हैं, धारा 87। तो धारा 87 हो सकता है पूछने के चांसेस थोड़े बनते हैं। और बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो बताया बस इसमें वही लिखा है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आ जाइए चुनाव पे आ जाइए। चुनाव में आप लोग क्या पढ़ते हैं वैसे, आप ये देखते होंगे कि कहाँ कहाँ पे चुनाव हुए, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर ये देखते होंगे कि वहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी हैं, है ना। तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही हो जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि वहाँ पे सीएम बना कौन है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बाकी ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो हम लोग ये तो पहले 2 कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकलने वाले हैं।
देखो रेलवे में तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि देश का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये कई बार पूछा है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रख लेना 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, ठीक, पहला फैक्ट हुआ। अभी जो चुनाव हुए वो 5 स्टेट में हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कहाँ कहाँ पे, केरल, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी, याद रहेगा। यानी 4 राज्यों में और 1 यूटी में चुनाव हुए हैं विधानसभा। चलिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल को पकड़ते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या क्या हुआ, अब ये मत रटने बैठ जाना कि 8 चरणों में चुनाव हुआ तब तो हो गया। क्वेश्चन भले ही आ जाए लेकिन हम इस तरह के फैक्ट नहीं पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन तुक्का मारने के लिए भी तो हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ यदि इस तरह के फैक्ट आप पढ़ने की अगर आदत हो जाएगी ना तो फिर मन बुद्धि हो जाओगे, सही बता रहा हूँ। तो सिविल की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल की तरीके से ही पढ़िए। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो बिल्कुल अभी नए नए, उनको ज़्यादा बहुत आइडिया नहीं होता है यूपीपीसीएस के बारे में। बाकी जो 1-2 बार से दे रहे हैं वो तो फिर राजा लोग हैं ना। मेरे सिंपल सा कहने का मतलब है कि जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हाईलाइटर से यहाँ पे हाईलाइट ना करें इस फैक्ट को, ठीक है। नहीं तो उन्हीं को फिर बेकार लगेगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब देखेंगे कि हमने किस चीज़ पे मार्क किया है, किस चीज़ पे अंडरलाइन किया है। तो अभी से सीख जाएँ तो वो ज़्यादा सही है ना। चलिए हम लोग सीधा देखते हैं इसमें यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी, और कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसमें। कुल सीटें विधानसभा की कितनी है 294। वेस्ट बंगाल में कितना है 294। अब सीधा नीचे आ जाइए, यहाँ पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी, ये आप लोग जानते हैं। इनका इंपॉर्टेंट थोड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जहाँ से चुनाव लड़ती हैं वो वहीं से हार गई थी, ठीक है। तो इनका ये विधानसभा जो जोन रीजन था, जैसे विधानसभा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है, तो वो नंदीग्राम था। ऐसा हो सकता है पूछ ले कि ममता बनर्जी किस विधानसभा सीट से यहाँ पे लड़ती हैं, ठीक है, तो वो नंदीग्राम याद रखना, और वो यहाँ से हार गई थी। और आगे आइए तमिलनाडु पे आ जाइए। तमिलनाडु पे विधानसभा सीटें कितनी है 234। वहाँ पे कितना पड़ा आपने, वेस्ट बंगाल में कितना पड़ा और तमिलनाडु में कितना पड़ा। तमिलनाडु में 234 पड़ा और वेस्ट बंगाल में 294 पड़ा, ठीक है, 294। इससे आपको क्या आइडिया लग रहा, इससे ये आइडिया लग रहा है कि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तमिलनाडु की कम है, ठीक है, क्योंकि ये क्षेत्र और पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें बटी हैं ना। तो नंबर ऑफ विधानसभा सीटों से काफ़ी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए, कहाँ पे कौन जीता कौन हारा इससे नहीं मतलब है, ठीक है, दुनिया भर की पार्टी, ये सब नहीं पढ़ने लगना। मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ यहाँ पे इनका नाम रख लेना यार, क्योंकि ये देखो नाम M.K. स्टालिन है, ये तमिलनाडु के नए CM बने हैं। अगर मैचिंग में आ गया तो काम आएगा, वैसे चांस बहुत कम है। चलिए 2 स्टेट का देख लिया हमने। केरल पे आ जाइए, केरल का यहाँ पे सीटें बस सीटें देखनी 140 हैं, ठीक है, बहुत कम है। इसका मतलब है इसकी पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल से और तमिलनाडु से भी कम है, ठीक, बस सीटें ही देखना है और कुछ नहीं है इसमें। फडणवीस जी ने यहाँ पे CM बने हैं। आ जाइए दूसरे स्टेट पे, अब कौन सा बचा, असम बचा और पुडुचेरी बचा। असम में विधानसभा सीटें कितनी है 126, ठीक, इंपॉर्टेंट। केरल में आप अभी कितना पढ़े 140, ठीक, और कुछ नहीं इसमें। इन स्टेट में राज्यपाल भी अभी चेंज वगैरह हुए हैं तो वो देख लेंगे, ठीक है, राज्यपाल मैचिंग में पूछ लेगा। हेमंत बिस्व शर्मा जो है वो यहाँ पे CM है। आइए पुडुचेरी जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कितना सीटें हैं विधानसभा की। आपको देखो पुडुचेरी पढ़ रहे हैं यानी यूटी पढ़ रहे हैं, यूटी में भी आप विधानसभा देख रहे हैं। आप बताएंगे कि विधान परिषद कितने यूटी में है या फिर है भी नहीं, ऐसी कौन सी यूटी है जहाँ पे विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, ऐसी कोई यूटी है बताइएगा कमेंट करके। और कितने स्टेट में दोनों चीज़ें हैं, विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, वो भी बताना। तो यहाँ पे पुडुचेरी में यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है 30 हैं, ठीक, और यहाँ के जो CM है वो एन रंगास्वामी। चलिए जल्दी से रिवाइज कीजिए, चुनाव कहाँ पे हुए 5 हुए, ठीक है, टोटल 5 स्टेट में हुए, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी। सीटें कितनी है विधानसभा की जल्दी से देख लीजिए। वेस्ट बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, केरला में 140, असम में 126 और पुडुचेरी में 30। आइए नेक्स्ट करते हैं, ताप विद्युत संयंत्र में बायोमास के प्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, बहुत अच्छा है। सबसे पहले बताइए बायोमास क्या होता है। कूड़ा करकट को सुखा दो, बायोमास बन जाएगा। जीव जंतुओं के मरने के बाद जो अवशेष बचता है बायोमास बन जाता है। फसलों की कटाई के बाद जो अवशेष बचता है, रेजिड्यू बचता है, बायोमास बन जाता है, ठीक है, तो बायोमास समझ गए। अब यहाँ पे जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे करने क्या वाली गवर्नमेंट क्या करने वाली है। आप लोग न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे कि उत्तर पश्चिम भारत में पराली की बहुत समस्या है। धान और अन्य फसलों की जो कटाई होती है उसके बाद जो उनका रेजिड्यू बचता है, उनका जो रेजिड्यू जलाने की जो समस्या है किसानों द्वारा, वो बहुत बड़ी समस्या है। और खेत में ये सब अवशेष जलाओगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली इन्वायरमेंट में धुआं की समस्या होगी, पॉल्यूशन की समस्या होगी, और सर्दियों के मौसम में वही धुआं फिर क्या फॉग बन जाएगा, तो फिर विजिबिलिटी की समस्या होगी। दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, पंजाब में जो पराली, हरियाणा में जो पराली खेतों में जला देते हैं वो पूरा का पूरा धुआं यहाँ पे दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है दिल्ली का वो सब बराबर हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। तो इसी रेसिड्यू को, इसी अवशेष को, धान और अन्य फसलों की जो कटाई के बाद अवशेष बच रहे हैं, इसी अवशेष को ये बायोमास में कन्वर्ट करके क्या करने वाले हैं, कोल के साथ मिलाने हैं, ठीक है, कोयले के साथ मिलाएंगे और इस मिक्सचर को कोयला और बायोमास का जो मिक्सचर है फिर उसको थर्मल पावर प्लांट भेजा जाएगा, ठीक है, और फिर उससे अल्टीमेटली बिजली जनरेट होगी। तो ये सरकार का मिशन है, तो ये तो अच्छी बात है। अब किसान खेत में नहीं जलाएंगे, अब किसान इस अवशेष को बेचेंगे, ठीक है, सरकार को। तो अभी इस बात में इस मिशन में अभी बेचने वाली बात तो नहीं लिखी है कहीं कि किसान लोग यहाँ पे बेचेंगे, फिर भी किसान फ्री में तो देगा नहीं। चलिए अब जल्दी से करते हैं। धान की भूसी की समस्या जो है, इसको पराली भी बोलते हैं ना, पराली, तो ये पराली की समस्या के लिए राष्ट्रीय मिशन यहाँ पे आया हुआ है और इसका यूज क्या होने वाला है मैंने आपको बता दिया। इसको कोल के साथ मिक्सचर किया जाएगा और उस मिक्सचर को फिर पावर प्लांट ले जाया जाएगा, ठीक है, चूँकि कोयला से संबंधित है, ठीक है, कोल के साथ मिला रहा है ना, तो इसको कौन सा मंत्रालय हैंडल कर रहा है, अल्टीमेटली कोयला से फिर विद्युत बन रही है, तो यहाँ पर केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ये राष्ट्रीय मिशन लाया गया। जो कंडे उपले होते हैं ना, कंडे उपले गाँव में उपले समझते होंगे ना, उपले बायोमास है, ठीक है, एक बायोमास है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मतलब कन्फ्यूजन ना हो समझने में, बायोमास एक्चुअली होता क्या है।
और इसको कोल को जब कोल के साथ आप बायोमास को मिलाएंगे, ठीक है, बायोमास के साथ मिलाएंगे और इसमें कुछ नेचुरल गैस भी मिलाएंगे। इन तीनों को जब मिक्स करेंगे आप और इन तीनों का फिर कंबशन करेंगे यानी जलाएंगे, तो इस जलाने को बोलते हैं बायोफ्यूल को फायरिंग, ठीक है, याद रहेगा, को फायरिंग, बायोमास को फायरिंग। को फायरिंग के मतलब को का मतलब समझते ना, कोएड समझते ना, कोएड एजुकेशन भी होती है, ठीक, कोएड हॉस्टल भी होते हैं, कोएड इंस्टीट्यूट भी होते हैं जहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ एक साथ पढ़ते हैं, उनको कोएड बोलते हैं, ठीक। एक तरह से हो क्या रहा है, मिक्स कर रहे हो ना, तो वही कॉन्सेप्ट है को फायरिंग का। चलिए बस इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है, बस आपको एक आइडिया दिया है बस। यहाँ पे बायोमास को फायरिंग लिखा है, को फायरिंग आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। यहाँ पे मिक्स कर देना है नेचुरल गैस को, कोयलों को और बायोमास को मिला दोगे और उसका फिर दहन करा दोगे यानी कंबशन करा दोगे, तो बायोमास को फायरिंग बोला जाएगा इसे, ठीक है। तो सही है, अवशेष से बच जाएंगे, धुएं से बच जाएंगे, इन्वायरमेंट बच जाएगा पोल्यूशन से। अब जो पोल्यूशन वहाँ जलाने से रुक रहा था, अब वो पोल्यूशन यहाँ से होगा, ठीक है, पावर प्लांट से। चूँकि पावर प्लांट में तो चिमनीज़ होती हैं, ठीक है, चिमनीज़ के ऊपर मफलर वगैरह लगे होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। अगर पराली को खेत में जलाने से 100 यूनिट, मान लो 100 यूनिट यदि पोल्यूशन रिलीज होता है, तो यहाँ चिमनी के माध्यम से जो मफलर होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हो। यहाँ से आप 10 यूनिट मान सकते हो, तो ये 10 यूनिट यहाँ पे CO2 रिलीज होगा एनवायरमेंट में। तो 100 से अच्छा है ना कि हम 10 यूनिट ही यहाँ पर रिलीज करें, तो ये कम नुकसान पहुँचाएगा एनवायरमेंट को, ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। चलिए आ जाइए जल्दी से, अम्बोली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल अभी घोषित किया गया किस जगह को, तो अम्बोली ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक। इसमें पहला फैक्ट तो आपने ये याद कर लिया, ठीक है, तो जो स्थल जो है वो अम्बोली है, ठीक। दूसरा आपको इस एक्ट को पकड़ लेना है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो 2002 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप फॉरेस्ट एक्ट बताएंगे कब का है, आप वाइल्ड लाइफ यहाँ पे एक्ट बताएंगे कब का है, आप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बताएंगे कब का है, EPA बोलते हैं उसे, जल्दी से बताइए। चौथा होता है इंपॉर्टेंट यही वाला बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये 4 एक्ट हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट तो आपने 2002 पढ़ लिया, ठीक है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो होता है वो कब का है बताएंगे, 1986 का है कि 76 का है, 86 का है, बताना कंफर्म करके। और वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है वो कब का है, 1972 का। और फॉरेस्ट एक्ट बताएंगे वन अधिनियम 1980 का है, ठीक है। ये 4 अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से रिलेटेड। दूसरी इंपॉर्टेंट इसमें बात करें, अम्बोली को जो विरासत स्थल घोषित किया गया जैव विविधता था, तो इसको क्यों किया गया, मतलब कारण क्या है। बायोडाइवर्सिटी के जो हेरिटेज स्थल होते हैं उनको घोषित क्यों किया जाता है, ये देख लीजिए। उनको इसलिए घोषित किया जाता है क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम जो है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो एक यूनिक रहता है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव रहता है, इसलिए उनको सेव करना, बचाना, प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब जल्दी से आइए, ये है कहाँ पे अम्बोली, सबसे पहला फैक्ट आपको महाराष्ट्र याद रख लेना। जिला तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, बस महाराष्ट्र याद रखना कि महाराष्ट्र का एक जगह है, ठीक है, जिसको भी हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया, ठीक है। एक्ट आपने 2002 का पढ़ ही लिया। ये अम्बोली न्यूज़ में इसके वजह से था, सिस्टूरा हिरण्यकेशी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी क्या है, एक दुर्लभ प्रजाति है, किस चीज़ की दुर्लभ प्रजाति है, मछली की, ठीक है। दुर्लभ प्रजाति है, इसका मतलब ही है कि उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अम्बोली नाम का क्या है, एक गांव है, ठीक है, अम्बोली गांव है, उस गांव के बगल से एक नदी बहती है, हिरण्यकेशी नदी, इसी नदी के नाम पे इस मछली का नाम इन्होंने रख दिया, ठीक है। तो सिंपल से यदि पूछ भी लेगी हिरण्यकेशी नदी कहाँ की नदी है, तो आप महाराष्ट्र लगा देना, ठीक है। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, वेस्ट बंगाल की एक लोकल रिवर थी, ठीक है, छोटी सी नदी थी, वो न्यूज़ में थी, तो उसके वजह से उस नदी को पूछ लिया था कि ये किस नदी की सहायक नदी है, या फिर ये नदी किस यहाँ पे स्टेट में बहती है, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल ऑप्शन में था, नहीं कर पाए थे उस टाइम पे, तो शायद 2016-17 का क्वेश्चन था, तो ऐसे पूछ लेता है UPSC, तो याद रखना हिरण्यकेशी नदी, ठीक। चलिए आगे करते हैं, यहाँ हो गया। अब इस साइड आ जाइए, इस साइड में क्या है, इस साइड में AC का पार्ट है। महाराष्ट्र में 5 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए, तो ये सब नहीं पूछने वाला कि महाराष्ट्र में कितने हो गए, बस आप अम्बोली याद रखना। चलिए सुजल देखिए, सुजल क्या है, नल से पेयजल मिशन, तो इस तरह की स्कीम जो होती है वो यही पूछ लेता है कि किस स्टेट का है, तो ठीक है, उड़ीसा सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, उड़ीसा को पकड़ लेना है। एक्चुअली ये टैप सुविधा है, ठीक है, टैप समझते होंगे, टोटी से जो पानी आता है, यानी पाइपलाइन का यहाँ पे हिसाब है। अभी दिल्ली में भी इस तरह की कोई स्कीम आई थी, ठीक है, याद आ रहा है, UPSC वहाँ पे दृष्टि में टेस्ट में पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पे सुजल याद रखना, उड़ीसा की आप ये स्कीम है, ठीक है। और पुरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुरी भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ लोगों को सीधे नल से 24/7 24 घंटे लगातार हाई क्वालिटी का ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर मिलेगा। चलिए एक फैक्ट और हो गया, अच्छा है। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। भारतीय दुर्लभ रोग नीति, दुर्लभ मतलब समझ रहे हैं, दुर्लभ मतलब रेयर, बहुत रेयर, इंग्लिश में मतलब रेयर से समझ में आ रहा होगा कि जो बहुत कम होती हैं, ठीक है, लाखों में एक आध लोगों को जो होता है रोग, वो दुर्लभ रोग है। अब स्वास्थ्य से संबंधित है, हेल्थ से संबंधित है, तो इसको कौन हैंडल कर रहा है, इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देख रहा है। और ये नीति बनाई किस लिए गई, इसके ट्रीटमेंट के लिए, दुर्लभ रोग जो है इसके ट्रीटमेंट के लिए एक पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेज। अब आगे देखते हैं क्या है। कठिन क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये पूछ लेगा, राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 को कब मंत्रालय ने स्वीकृति दी, तो आपको 30 मार्च 2021 ऑप्शन में दिखेगा, बट ये बहुत हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन कठिन हो जाते हैं। और इसमें पढ़ने लायक क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है, यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे
यहाँ पे दुर्लभ रोगों को कैटेगराइज कर दिया है। जैसे समूह वन में देखिए, यहाँ पे एक बार उपचार की आवश्यकता वाले जो विकार होंगे वो समूह वन में आ जाएंगे, जो आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले विकार होंगे या फिर रोग होंगे वो समूह टू में। ऐसे ऐसे कैटेगराइज कर दिया है इस नीति के अकॉर्डिंग, ठीक है। और समूह वन के अंतर्गत जो भी पीड़ित होगा उसको 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें समय वेस्ट ना करो, आएगा नहीं क्वेश्चन। दुर्लभ रोग के बारे में बताया यहाँ पे देखो लिखा है कि यहाँ पे कोई यूनिवर्सल कोई डेफिनेशन नहीं है दुर्लभ रोग के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी मानक परिभाषा नहीं है। WHO जो बताता है वो बोलता है कि अगर 1000 लोगों में एक लोग या उससे कम लोग अफेक्टेड हैं तो फिर उसको दुर्लभ बीमारी मान ली जाती है, ठीक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड लोग अमेरिका में हैं दुर्लभ बीमारी से। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है। IC बर्मा कमेटी अगर आए तो मार देना दुर्लभ बीमारियों से संबंधित है, ठीक। चलिए आगे आइए। जैसे आपने हीमोफीलिया नाम सुना होगा बीमारी का, थैलेसीमिया नाम सुना होगा, ये दुर्लभ रोग आते हैं, ठीक है। कुछ बीमारी यहाँ पे लिखी, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे पॉम्पे डिसीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फाइब्रोसिस लिखा हुआ है, हीमोफीलिया लिखा हुआ है, थैलेसीमिया, वुमेन डिसीज़, ये सब ये दुर्लभ बीमारियाँ हैं। चलिए आगे आइए। इस फैक्ट को पकड़ लीजिए। प्रतिवर्ष फरवरी माह के अंतिम दिन को अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिवस के फॉर्म में, और दिवस से हमेशा 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, है ना। चलिए आगे आइए। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंपॉर्टेंट है, इंडिया एट 75। तो आज़ादी का 75वां साल हो कब रहा, ये 15 अगस्त 2022 को होगा, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ जो होगी 15 अगस्त 2022 को होगी, और ये सेलिब्रेशन अभी कंटिन्यू है, ठीक है। मतलब ये कोई एक प्रोग्राम नहीं है, ये सीरीज ऑफ प्रोग्राम है, सीरीज ऑफ सेलिब्रेशन है। यहाँ पे लिखा ना कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लॉन्च कब किया गया था। 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पूर्व की डेट ले लो, यानी 15 अगस्त 2022 से आप 75 सप्ताह घटाएंगे तो 12 मार्च 2021 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 मार्च 2021 को ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम। कहाँ से, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। और रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन पूछने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा 15 अगस्त 2023 तक। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को खुद मोदी जी देख रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में समिति भी गठित की गई है। दिशा निर्देश की जो कमेटी है वो उनकी जो चेयरमैनशिप कर रहा है, उस कमेटी की जो चेयरमैनशिप कर रहा है वो PM मोदी साहब ही हैं। मंत्रालय का नाम याद रखना, ठीक है। भूमिका सबसे ज़्यादा किसकी है, संस्कृति मंत्रालय की, क्योंकि टॉपिक ही वही है ना। और इस सेलिब्रेशन में होगा क्या, जो हमारी अचीवमेंट रही हैं 1957 से, वो सब यहाँ पे दिखाया जाएगा, किया जाएगा, उन्हीं का सेलिब्रेशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा का यहाँ पे फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, ठीक है। युवा यहाँ पे लिखा है, युवा का मतलब प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। इसका मतलब है आपको यहाँ पे ऑथर्स को पकड़ लेना है। युवा जो प्रधानमंत्री योजना है वो ऑथर्स के लिए है, ठीक है, लेखक के लिए है। इनकी ट्रेनिंग से संबंधित है युवा प्रधानमंत्री योजना, ठीक है। यहाँ पे प्रशिक्षण लिखा है ना, तो आपको इतना याद रखना है, लेखक से संबंधित है। और एक पार्ट है, ये इसी का पार्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का ये एक पार्ट है। बाकी युवा का एग्जैक्ट फुल फॉर्म जो है वो वाई से मतलब यंग, अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3.0 से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये तीसरा वाला वर्जन है। इससे पहले 2 बार लॉन्च किया जा चुका है और उसके टारगेट अचीव हो गए होंगे, तो ये 3.0 आया। पहला पॉइंट 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये संबंधित किससे, ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, ठीक है, टीकाकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष, वैक्सीनेशन होना किसका है, बच्चों का, ठीक है, बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का। तीसरा फैक्ट हुआ। तो ये तो 2017 तक की बात होगी, 2014 से 2017 तक बात होगी, ठीक है। फिर 2017 में इस प्रोग्राम को और इंटेंसीफाई किया, ठीक है, और सघन किया। इंटेंसीफाई का मतलब क्या है, पहले कवरेज अगर इतना था तो अब कवरेज और बढ़ाना है, ठीक है, दायरा और बढ़ाना है इस स्कीम का, ज़्यादा से ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन करना है, ठीक है। तो 2017 में याद रखना, इसको इंटेंसीफाई किया था, यानी ये दूसरी बार हुआ ना, तो इसको 2.0 बोला गया, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको उसको याद रखना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 को 2019 में और 2020 के मध्य संचालित किया गया, ठीक है, इंटेंसीफाई कर दिया। अब 2021 में क्या हो रहा, 2021 में इन्होंने इंद्रधनुष 3.0 और इंटेंसीफाई किया और कवरेज बढ़ाया। ये कुछ उसी तरह का है जैसे उज्ज्वला 3.0 पड़ा था, और 3.0 में क्या था, प्लस 1 करोड़ और टारगेट बढ़ा दिए थे, ठीक है। अब इसमें 3.0 में क्या हो गया, आगे लिखा है 3.0 में क्या है, फोकस पॉइंट यहाँ पे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर था। ये तो पहले भी था, ठीक है, लेकिन कौन से बच्चे और कौन सी गर्भवती महिलाएं थी जो कोविड महामारी के कारण टीकाकरण से वंचित रह गए, ठीक है, इन्हीं को टारगेट किया गया है। तो 3.0 की यही बात इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.0 जो लॉन्च किया गया 19 फरवरी 2021 को। देखिए डेट याद रखना बहुत टेढ़ी खीर होती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। वैसे PCS का ट्रेंड अब बदल रहा है, लाइक UPSC कर रहा है, तो चांसेस अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछने के। और इस 3.0 का कवरेज देख रहे हैं, मिशन के तहत देश के सभी जिले, मतलब पूरा देश ही आ गया ना, 90% तक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो 90% लगभग 100% हो गया, ठीक है। आप लगभग पूरा देश मान के चलिए कि टारगेट पूरे देश में वैक्सीनेशन करना है बच्चों का और गर्भवती महिलाओं का। चलिए आगे कीजिए, आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए। मिशन इंद्रधनुष 3.0, सबसे पहले तो मिशन इंद्रधनुष था, ठीक है, 3.0 तो था नहीं, यानी ये 1.0 था 2014 वाला, 2014 में लॉन्च किया गया।
संबंधित है किससे? यूनिवर्सल वैक्सीनेशन से संबंधित है। वैक्सीनेशन किसका होना है? बच्चों का जो 2 साल तक के हैं और प्रेग्नेंट वुमेन का, ठीक है। फिर मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया 2019 में, ठीक है। फिर मिशन इंद्रधनुष 3.0 आया 19 फरवरी 2021 में, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? पूरे देश में जो 2 साल तक के बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है उनको वैक्सीनेशन करना है, ठीक है। और खासतौर से जो कोविड-19 की वजह से वंचित रह गए हैं, ठीक है, डिप्राइव रह गए हैं, ठीक। रिवाइज हो गया। चलिए जल्दी से आगे करते हैं अब। चमोली त्रासदी, चमोली जान रहे हैं? ये जन्मस्थली है किसकी? चिपको आंदोलन की। पहला फैक्ट ये हो गया। चमोली है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। मैप पे देखेंगे आप तो चमोली के बगल में आपको क्या मिलेगा? नंदा देवी पर्वत, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ में किस लिए था? यहाँ पे ग्लेशियर टूट गया, और ग्लेशियर टूटता है तो फिर क्या होता है? एवलांचे होता है, ठीक है, बर्फ़ का स्खलन होता है, बर्फ़ की बड़ी सिल्ली ढह जाती है ढलान पे, तो ग्लेशियर टूटेगा तो फिर वो पिघलेगा, ठीक है, तो फिर वो बाढ़ करेगा, तबाही करेगा। तो धौलीगंगा और ऋषि गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण ये न्यूज़ में था, तो आपको धौलीगंगा याद रखना है, ऋषि गंगा नदी याद रखना है। पंचप्रयाग याद आ रहे हैं आपको? पंचप्रयाग क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में आई किस नदी में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आई है, तो फिर धौलीगंगा और ऋषि गंगा नदी याद रखें आप लोग, ठीक। और इस बाढ़ के आने से चौपट क्या हुआ? ये प्लांट चौपट हो गए, जिसका नाम आपको याद रखना है तपोवन विष्णुगढ़, और दूसरा है ऋषि गंगा लघु हाइड्रो पावर प्लांट जो चलते हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, एक तरह से टूट ही गए। हमने दृष्टि PCS में आपको इसकी इमेज दिखाई थी, टूटी हुई इमेजेस दिखाई थी, जो डैमेज हुआ है। ऋषि गंगा नदी ट्रिब्यूटरी है किस नदी की? अलकनंदा नदी की, ठीक है। आगे बढ़ें, बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था। ये आपको यहाँ पे बोल्ड में हैंगिंग ग्लेशियर लिखा हुआ दिख रहा है। हैंगिंग ग्लेशियर मतलब समझते हैं? मतलब वो लटका हुआ था, मतलब उसमें पूरी संभावना थी कि ये टूटेगा, ये ढहेगा एक दिन। और रिसर्चर्स जो बोल रहे हैं, वैज्ञानिक जो बोल रहे हैं कि ये ग्लेशियर जैसे एक पहाड़ रहता है, ठीक है, ये पहाड़ है, यहाँ पे यह पूरा ये बर्फ़ की सिल्ली है, ठीक है, तो ये किसी न किसी रॉक पे है ना, ये रॉक है, ये चट्टान है। अगर इसी चट्टान में अगर क्रैक आ गए, ब्रेकेज हो गया, डैमेज हो गई, तो ये पूरा का पूरा ढह जाएगा पूरा। तो साइंटिस्ट लोग भी यही कह रहे हैं कि इस रॉक में दिक्कत आ गई, इस रॉक की वजह से, रॉक के टूटने से पूरा ग्लेशियर नीचे आ गया, रॉक के सहित, चट्टान के सहित। चलिए बस इसमें इतना ही था। अब आ जाइए इस तरफ आ जाइए। और चमोली के बारे में क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है? यहाँ पे लगा है सबसे ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया अगस्त 2021 में, तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। हर्बल पार्क सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले में माना गाँव याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हर्बल तो समझ रहे होंगे ना, जड़ी बूटियाँ टाइप का, यहाँ पे जड़ी बूटियों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और मेडिकल साइंस में तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है ना। चलिए आगे आइए। रतले पन बिजली परियोजना, बस देख लीजिए है कहाँ पे। अब इनॉग्रेशन वगैरह हुआ है तो न्यूज़ में था। जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की है रतले पन बिजली परियोजना। मैचिंग में क्वेश्चन आएंगे तो काम आएगा। आगे देखिए, इसके आगे लिखा है कि रतले पन बिजली परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। रन ऑफ द रिवर मतलब समझते हैं? आपने देखा होगा कि जो भी प्लांट होते हैं, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, उसके बगल में एक पॉन्ड बनाते हैं, पॉन्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी एक जलाशय बनाते हैं। उसी जलाशय से थर्मल पावर प्लांट में भी पानी यूज होता है। यदि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तब तो यूज होना ही होना है। तो रन ऑफ द रिवर का मतलब है कि ये प्लांट की सुविधा नहीं होती है, ठीक है, पानी सीधा नदी में बहते हुए आ रहा है नदी से, और आगे कहीं टरबाइन आपने इंस्टॉल कर दिए, ठीक है, वो इस पर गिर रही है और ये घूम रही है, जनरेटर चल रहा है, टरबाइन की शाफ्ट घूमती है, तो टरबाइन की शाफ्ट जो है ना वो जनरेटर से सीधा कपल होती है, और टरबाइन से पानी गिर के नीचे से पानी फिर आगे बढ़ गया। यानी यहाँ पे पानी का स्टोरेज कहीं नहीं, पानी का स्टोरेज ना होना ही रन ऑफ द रिवर है, ठीक है। चलिए बस इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जम्मू कश्मीर की है, चिनाव नदी पर है। चिनाव नदी इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलिएगा मार्क करना। चिनाव नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। रतले पन बिजली योजना किस पे बनी है? चिनाव नदी पे। चलिए बाकी ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी चिनाव नदी पे और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं आपको, आपने उरी पढ़ के रखा है, ठीक है, सॉरी उरी झीलम पे, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उरी झीलम पे, धलस्ती चिनाव पे धलस्ती है, ये तो हमेशा पूछते ही रहता है। चलिए बड़ी आगे बढ़िए। नवाचार में देख लेते हैं। इनोवेशन में सबसे अच्छा काम कौन किया, कौन सा स्टेट मोस्ट इनोवेटिव है? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है, नीति आयोग द्वारा ये प्रारंभ किया गया, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स जो है वो नीति आयोग द्वारा बनाया गया, और ये नया सूचकांक है, इंडेक्स से नया है, 2019 में पहली बार लॉन्च ही हुआ था, ठीक। तो 2021 वाला ही कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा संस्करण है इसका। चलिए अब सीधा मेन पॉइंट पर चलते हैं कि काम किसने कैसा किया, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव है। शामिल सभी लोग हैं, ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूटीज़, 28 वाट कितना हो जाता है, 36 हो जाता है, सभी इसमें ऐड है। कर्नाटक यहाँ पे टॉप किया है, ठीक है। मोस्ट इनोवेटिव स्टेट जो है वो कर्नाटक है, वेरी इंपॉर्टेंट बड़े राज्यों में। और बिहार तो ऑप्शन देख के आप लगा ही देंगे, ठीक है, ये हमेशा हर चीज़ में पीछे ही रह रहा है, क्या बात है। कर्नाटक की पोजीशन बड़े राज्यों में पहली है, बिहार की सबसे नीचे है, ठीक। पहाड़ी राज्यों में अगर पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, मेघालय का सबसे नीचे स्थान है। यूटी में बताइए, यूटी में सबसे ज़्यादा इनोवेशन कहाँ होगा? यूटी में सबसे अच्छा स्थान है दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली का स्कोर सबसे ज़्यादा है। अगर आप स्कोर वाइज देखेंगे ना तो आपने यहाँ पे कर्नाटक का स्कोर 42.50 पड़ा, दिल्ली का 46.6 है। इसका मतलब है कि अगर किसी कैटेगरी को हम लोग नहीं यहाँ पे ऐड करेंगे तो ओवरऑल दिल्ली सबसे ऊपर है, ठीक है। नीचे वो लिखा हुआ है, हम आपको दिखा दे रहे हैं।
तो यूटीज़ में सबसे अच्छा स्थान दिल्ली का है और ओवरऑल भी दिल्ली का है, ठीक है। यूटी में सबसे बेकार पोजीशन लक्षद्वीप की है, क्लियर। और यहाँ पे इस पॉइंट में पढ़िए, यदि किसी वर्गीकरण को शामिल नहीं करेंगे तो दिल्ली का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। दिल्ली का सर्वश्रेष्ठ है। आपने देखा ना स्कोर 46 है, आप 46 किसी का देखेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए लिस्ट में कहीं 46 दिख रहा, नहीं दिख रहा। तो ओवरऑल कैटेगरी में दिल्ली पहले पे है। अगर स्टेट वाइज पूछे तो फिर कर्नाटक लगा देना, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाता है, हम लोगों को अपना यूपी देखना है, यूपी का कौन सा पोजीशन है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर यूपी का स्थान होगा तो हम लोग देख ले रहे हैं। यूपी का स्थान देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यूपी का स्थान क्या है, नमा, रैंक नमा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी की रैंकिंग याद रखना है इनोवेशन में। बाकी ये सब एनेबलर्स घटक वो आपको जो दिख रहा है, प्रदर्शन घटक दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है 2020 बना, इस इंडेक्स को बना कौन रहा, नीति आयोग, ठीक है। ये सेकंड एडिशन है, ठीक। बड़े राज्यों में सबसे अच्छा काम किसने किया इनोवेशन में, कर्नाटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पोजीशन है। सबसे बेकार स्थिति किसकी, बिहार की, 28वीं है। राज्य कितने 28 है ना, तो सबसे लास्ट में तो 28वीं रैंक होगी। पहाड़ी राज्यों में सबसे अच्छा काम हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। पहाड़ी राज्यों में सबसे बेकार काम मेघालय का, ठीक। यूटीज़ में सबसे अच्छा काम दिल्ली का रहा है, ठीक है। और दिल्ली ओवरऑल भी पहली है, ठीक है। लक्षद्वीप यानी यूटी में सबसे बेकार काम लक्षद्वीप का रहा है, 8वां रहा है, रैंक 8वीं है। इंपॉर्टेंट नहीं है, 8 इसलिए लिख दिया क्योंकि यूटी कितनी है, टोटल 8 है। यूपी की रैंकिंग कितनी है इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में 9वीं रैंक है, तो ये अच्छी है, 9वीं रैंक तो अच्छी है। इनोवेशन में यूपी ठीक है, ठीक है। चलिए अभी इतना कीजिए, फिर बाकी रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।